अध्याय 386 अपने लिए लड़ो। हालांकि तंबू में चेन रुई और जोश के बीच लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन उनकी हरकतों ने आसपास के पहरेदारों को पहले ही सतर्क कर दिया था। कई पहरेदार दौड़कर जोश के सामने आ गए। कुछ ही दूरी पर रस भी तेजी से आ गया। चेन रुई हत्या में नाकाम रहा। ये देखकर कि कुछ भी करना नामुमकिन है, उसने अपनी गलती पर अफसोस जताया। उसका दिमाग तेजी से घूम गया। फिर उसने कनिता को काबू में करके उसे शांत किया और चिल्लाया, बचाओ, एक हत्यारा है। उसकी पुकार पर तुरंत बड़ी संख्या में सैनिक आ गए। चेन रुई खिलखिलाकर हंसा और फिर हवा में उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हिलाए, कई विशाल प्रकाश गुच्छा प्रकट हुए और आसपास के क्षेत्र में विस्फोट कर गए। अचानक जमीन हिल गई और बमबारी की आवाजें गूंजने लगीं। आसपास के सैनिक या तो मर चुके थे या घायल। अचानक अफरा तफरी मच गई। चेन रुई के जमीन पर उतरने से पहले एक भयानक विनाशकारी शक्ति से भरी काली ज्वाला बगल से उसकी ओर उड़ी। ये रुस द्वारा फेंकी गई डार्क फ्लेम थी। चेन रुई ने खुद को नहीं बचाया। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकीली तारों की रोशनी दिखाई दी। एक सीसा लेकर डार्क फ्लेम उन सैनिकों की ओर उड़ी जो उस पर हमला कर रहे थे। जहां भी ज्वाला गुजरी, सभी सैनिक राख में बदल गए। रस भयभीत और स्तब्ध था। ये पहली बार था जब कोई लूसीफर शाही परिवार के सबसे शक्तिशाली आक्रमण कौशल वाले रक्त प्रतिभा कौशल को हल कर सकता था। ये चेन रुई का नया कौशल था, स्टार डायवर्जन। हालांकि चेन रुई का मूल इरादा डार्क फ्लेम को जोश तक ले जाना था, लेकिन वह अभी तक इस कौशल को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए इसे सैनिकों तक ले जाया गया। इस हरकत से रुस स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार आ गई। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। चेन रुई ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक उसकी ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन वह अब और लड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने पैर थपथपाए और हवा में तैरने लगा। कनिता के आदेश पर सभी सैनिकों ने अपने धनुष खींच लिए। जब वे तीर छोड़ने को तैयार हुए तो उन्हें अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। धुंधली दृष्टि के बीच तैरती हुई आकृति अचानक तोप के गोले जैसी अविश्वसनीय गति से आकाश में गायब हो गई। जोश और रस ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में सदमा देखा। जहर देना और जलाना, गुप्त तकनीकों से कनिता को वश में करना, सेना के मुखिया की हत्या करना और फिर दोनों दानव सम्राटों और हजारों सैनिकों के सामने पीछे हटना। डार्क मून का इतना भयानक चरित्र कब आया? नुकसान गिनने के बाद जोश की आंखों में एक भयानक चमक आ गई। उसने सेना को तुरंत रवाना होने और टाउन लीथ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। सेना का मनोबल इस समय बहुत कमजोर हो चुका है। अगर मैं अभी लड़ने से बचता हूं तो मुझे डर है कि स्थिति और बिगड़ जाएगी। जब तक मैं डार्क मून की मुख्य सेना को हरा नहीं देता, रहस्यमय हत्यारे की व्यक्तिगत ताकत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह समग्र स्थिति को नहीं बदल सकता। और हाँ, क्रोबेलस तो कहीं दूर है, वरना वह इस हत्यारे को जरूर पकड़ सकती है। वह इतना डरावना नहीं है। क्रोबेलस अब बेसब्री से ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ रही थी। खजाने के असली प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए उसके बंद होने से पहले वह वहां उड़ने के लिए एक अजगर बन गई थी। पन्ना ड्रैगन विष और जल तत्व शक्ति में निपुण था। हालांकि ड्रैगन्स में उसका शरीर सबसे मजबूत नहीं था, फिर भी उसकी उड़ान क्षमता वाइवन जैसे छद्म ड्रैगन से कहीं बेहतर थी। अगर वाइवन सबसे शक्तिशाली वायुसेना थी तो ड्रैगन्स असली वायु अधिपति थे। क्रोबेलस की दानव अधिपति स्तर की शक्ति के साथ उसे ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। चेन रुई ने भी पहले इस पर विचार किया था। चून की पगलियों की शक्ति अभी तक बहाल नहीं हुई थी। अगर वह जोश का सामना कर रहा होता तो वह निश्चित रूप से जोश को एक ही वार में नहीं मार पाता। जैसे ही क्रोबेलस को पता चलता कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, वह जल्दी से लाल आत्मा सेना की ओर दौड़ पड़ती। उसकी क्षमता के साथ पूरी यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए जहर वाले अजगर का मिशन उसे विलंबित करना था। भले ही जहर वाला अजगर पृथ्वी तत्व राजा के आगमन का इंतजार न कर सके, उसे दोनों सेनाओं के बीच युद्ध के अंत तक उसे विलंबित भी करना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि पन्ना अजगर, दानव अधिपति शक्ति जो पूरी लड़ाई को प्रभावित कर सकता है, किसी महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट न हो सके। ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद क्रोबेलस अपने मानव रूप में आ गई। खजाने का नक्शा पकड़े हुए वह खजाने के प्रवेश द्वार की ओर कदम दर कदम चल रही थी। प्रवेश द्वार तो आगे ही है, लेकिन ये शिलालेख बहुत कष्टदायक हैं। मैं अंदर कैसे जाऊं? अगर मुझे ये पहले पता होता तो मुझे उस समय ड्रैगन शिलालेख वर्ग से दूर नहीं जाना पड़ता। सिस्कियां, मेरा खजाना, मुझे परवाह नहीं, चाहे मुझे अंदर घुसना पड़े, चाहे मेरे नए खरीदे कपड़े फट जाएं, मुझे आज ही खजाना लेना है। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन ने पश्चाताप से छाती पीटते हुए ड्रैगन शिलालेख को मिटाने की कोशिश की। ज्ञान को लागू करने का समय आने पर ही उसे पर्याप्त न प्राप्त करने का पछतावा होता है। उसी समय लाल आत्मा की सेना टाउन लीथ के बाहरी इलाके में पहुंच गई थी। संयोग से उनका सामना डार्क मून की सेना से हुआ जो वहां तेजी से बढ़ रही थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने एक प्रभावी दूरी पर खड़ी थीं।
इस बार लगभग सभी डाक मून सैनिक तैनात थे। मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी द्वारा विरासत में प्राप्त लाल रक्त शाही ध्वज के नीचे शिया स्वयं शाही रक्षकों की एक शंकु आकार की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने चांदी सफ़ेद कवच पहना हुआ था और कमर पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। वह एक सफ़ेद राक्षसी घोड़े पर बैठी थीं। उनके लंबे सुनहरे बाल हवा के साथ हल्के से लहरा रहे थे और वह बहुत वीर लग रही थीं। दोनों विंग गैरिसन गार्ड थे जिनका नेतृत्व क्रमशः अरक्स और ओल्ड फोर्ट कर रहे थे। पूरी संरचना एक तीर की तरह थी। हालांकि डार्क मून में केवल शाही रक्षक और गैरिसन रक्षक ही थे। वेस्ट रोड की सेना कहीं नजर नहीं आ रही थी। दोनों सेनाओं की कुल संख्या मुश्किल से 40,000 के करीब थी, जबकि 3 अर्धवृत्ताकार संरचना में रेड स्पिरिट सेना की सटीक संख्या 83,000 थी। इसमें वे सैनिक शामिल नहीं थे जो जहरीले कोहरे और अराजकता से घायल रह गए थे। एक नज़र में ही कम लोगों की गति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। डार्क मून की इस रचना ने जोश को मन ही मन भौचक्का कर दिया। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि डार्क मून की राजकुमारी रॉयल शांत, बुद्धिमान और मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी जैसी है? फिर उसने आते ही आक्रमणकारी रचना कैसे बना ली? क्या वह सचमुच आज इस जगह पर जबरदस्त युद्ध करने की योजना बना रही है? जैसा कि कहावत है, जो क्रूर होते हैं वे हताश लोगों से डरते हैं। अगर शिया ने सचमुच साथ मिलकर मरने की योजना बनाई थी तो रेड स्पिरिट सेना का नुकसान शायद जोश की कल्पना से भी ज्यादा होगा। लाल आत्मा योद्धाओं, बेचारी डार्क मून सेना को देखो। उनके कवच फटे हुए हैं, उनकी तलवारें टेढ़ी हैं, उनके भले तिरछे हैं और सैनिकों की संख्या दयनीय है। उनके चेहरों पर भय और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। और उनके सेनापति को युद्धकला का कोई ज्ञान नहीं है। वर्तमान सैन्य शक्ति के अनुपात को देखते हुए अगर डरपोक डार्क मून बचाव पर अड़े रहे तो शायद वे हमें थोड़ी बाधा पहुंचा सकें। हालांकि वे अभी हमला करने की पहल कर रहे हैं। मरने के लिए आने वाली चींटियों का हम क्या करें? मारो मारो मारो! लाल आत्मा की सेना ने अपने हथियारों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। यह मधुर ध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी। संख्या में कई गुना ज्यादा और जबरदस्त लड़ाकू भावना वाले दुश्मन सैनिकों का सामना करते हुए डार्क मून की सेना और भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। कुछ घुड़सवार बेचैन होकर पीछे हटने लगे थे। युद्ध पूर्व प्रोत्साहन हर सेनापति को करना चाहिए था। जोश उस सरदार के योग्य था जो अपनी सेना को समझता था। उसके चंद शब्दों ने सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था कि इससे पहले दिए गए जहर और खाने को जलाने के असर काफी कम हो गए थे। इस समय शिया की दृढ़ आवाज गूंजी, डार्क मून सैनिकों, यही वह भूमि है जहां हम पले बड़े हैं। हमारा सबसे अनमोल घर। लाल आत्मा के स्वामी जोश ने अपने बेटे को बुरे काम करने दिए और उसने अपने वरिष्ठों के विरुद्ध विद्रोह करके दुष्टतापूर्ण कार्य किया। वह बेशर्मी से हमारे घर पर आक्रमण करता है। अगर हम एक कदम भी पीछे हटे तो हमने जो धन संपत्ति कठिन परिश्रम से अर्जित की है वह लूट ली जाएगी। हमारे रिश्तेदारों को अपमानित और मार दिया जाएगा और जिस घर को हमने बड़ी मुश्किल से बनाया था वह नष्ट हो जाएगा और मिट जाएगा। क्या हम पीछे हट सकते हैं? नहीं, डार्क मून के सैनिकों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन गति के मामले में वे थोड़े कमजोर थे। आखिरकार उनके दुश्मन संख्या में ज्यादा थे। मेरे सिर पर राजध्वज मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी का लाल रक्त ज्वाला ध्वज है। एक समय की बात है, ये ध्वज दानव लोक के शिखर पर खड़ा था और सबकी प्रशंसा स्वीकार करता था। इसकी महिमा को कोई हिला नहीं सकता। करामाती युद्ध याद है? मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी ने 7,000 लोगों के साथ 30,000 लोगों वाले रक्तरंजित साम्राज्य को धूल चटा दी थी। आज राजध्वज के मार्गदर्शन में हम तीव्रतम तलवार और ऊंचे मनोबल से शत्रु का गला चीरकर मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी की महिमा को पुनर्जीवित करेंगे। शिया की आवाज पूरे दर्शकों में गूंज उठी। शिया के नाम पर, लूसीफर मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी के पोते के नाम पर, मैं अब शाही रक्षकों को लाल रक्त की उपाधि और गैरिसन रक्षकों को ज्वाला की उपाधि प्रदान करता हूं। लाल रक्त ज्वाला की महिमा दानव लोक में फिर से प्रकट होगी। डार्क मून की सेना अचानक जोश और जोश से भर गई। उन्होंने दानव लोक की उस समय की मध्यरात्रि सूर्य सेना का नारा बुलंद किया, लाल रक्त ज्वाला, हर युद्ध में विजय। हालांकि मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी को मरे हुए 400 साल हो गए थे, फिर भी दानव साम्राज्य के सर्वोच्च शक्ति संपन्न और सैन्य देवता की प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में गहराई से समाई हुई थी। यहां तक कि लाल आत्मा सेना भी डर के मारे सहम गई। जोश की पहचान के बल पर उसने मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी की वंशावली राजकुमारी शिया की जागीर को हराने की पहल की। राजधानी की विशेष अनुमति के बावजूद भी वह अपने वरिष्ठों के विरुद्ध जाने की विद्रोही प्रतिष्ठा को मिटा नहीं सका। यह महसूस करते हुए कि उसकी सेना का मनोबल दबा हुआ है, जोश ने अपना दिमाग बदला और दूसरी चाल चली। लाल आत्मा सेना का एक घुड़सवार कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी आवाज गूंजी, डार्क मून के भाइयों, मैं काल हूं, मेलन परिवार का मैकेनिक मास्टर। मैं वर्तमान में सर जोश के अधीन सेवारत हूं। इस समय मेलन परिवार के कुलपति सुख डार्क मून सिटी पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने पूरे डार्क मून सिटी पर कब्जा कर लिया है।
आपके रिश्तेदार और दोस्त पहले से ही सर जोश के नियंत्रण में हैं। जब तक आप अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देते हैं, तब तक न केवल आप बल्कि आपके प्रियजन भी मृत्यु से बच जाएंगे। सैनिकों के लिए पीछे हटने का रास्ता बंद करना वर्जित था। ये शब्द निकलते ही डार्क मून की सेना में अचानक हड़कंप मच गया। सौभाग्य से एक और आवाज़ सुनाई दी, सुख। मेलन ने विद्रोह करके डार्क मून में अराजकता फैला दी और उसे मेरे फोर्ड सैफुल के हाथों मार डाला गया। मेलन परिवार की पूरी सेना का सफाया कर दिया गया। उनके पूरे परिवार का भी सफाया कर दिया गया। राजकुमारी रॉयल ने मेलन परिवार का उपनाम मिटाने का आदेश दिया है। सुख का सिर यहाँ है। दूर से एक व्यक्ति का सिर फेंका गया। कुछ तेज नज़र वाले डार्क मून सैनिकों ने पहचान लिया कि यह सुख का सिर था। कार्ल मेलन, जो सामने खड़ा था, जब उसने सुना कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है, तो वह सचमुच गुस्से से बेहोश हो गया। शिया को अपने बगल में खड़े ओल्ड गॉस से एक संकेत मिला। उसने ऊंचे मनोबल का फायदा उठाया, अपनी लंबी तलवार मजबूती से थामी और दुश्मन की ओर निशाना साधा। घुड़सवार सेना की कतारें दल के आगे आ गईं। वे हमला करने के लिए तैयार थे। हालांकि शिया पहली बार युद्ध के मैदान में थी, हालांकि उसकी हथेली पहले से ही पसीने से तर थी, हालांकि वह अपनी तेज धड़कन महसूस कर सकती थी, फिर भी वह शांत और दृढ़ दिख रही थी। वह जानती थी कि वह डार्क मून सेना का मूल है। अगर उसने पहले कायरता दिखाई तो पूरी सेना बिना लड़े ही हार जाएगी। उस आदमी को एलिस के साथ सुरक्षित बाहर निकल जाना चाहिए था। शायद ये सचमुच मेरी आखिरी लड़ाई है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें, पिताजी। मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी। जोश को उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। उसकी चाल असल में आत्मघाती साबित हुई। हाथ में झंडा लहराते ही सामने वाली सेना ने अपने भाले उठा लिए और वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। डार्क मून के सैन्य अधिकारी, सैनिक। जोश की आकृति धीरे धीरे ऊपर तैरती हुई आई। वह कुछ अजीब प्रतीकों से घिरा हुआ था और एक शक्तिशाली आभा बिखरी हुई थी। मैं, जोश। एल्विन, एक बार राजधानी के रीजेंट राजा द्वारा तुम सबको नष्ट करने से पहले जीवित रहने का एक आखिरी रास्ता देने का वादा करने के लिए नियुक्त किया गया था। आत्मसमर्पण करने वाले सैन्य अधिकारियों का आधिकारिक पद अपरिवर्तित रहता है। पुरस्कार भी हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मृत्युदंड से बख्शा जाएगा। अगर तुम जिद्दी रहे तो मैं डार्क मून को खून से नहला दूंगा। फोर्ड, सैफुल, अगर तुम अभी सामने आकर आत्मसमर्पण कर दो तो मैं सार्वजनिक रूप से वादा कर सकता हूं कि मेलन परिवार को नष्ट करने में तुम्हारी गलतियों के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे टिम का पुनः उपयोग करता रहूंगा। और वह मानव वित्तीय अधिकारी, चेन रूई, तुम अपनी प्रतिभा को अधिकतम करने के लिए मेरी रेड स्पिरिट एस्टेट में अर्थव्यवस्था के प्रभारी वित्तीय अधिकारी के रूप में सेवा जारी रख सकते हो। डार्क मून तो पहले से ही हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन जोश ने अचानक ये चाल चली। जिन लोगों को इशारा किया गया था वे थोड़ा हिचकिचाए। ओल्ड फोर्ड ने आगे बढ़कर चिल्लाया, इस घोटाले की चिंता मत करो। इस समय डार्क मून फॉर्मेशन में घोड़े पर सवार एक व्यक्ति टीम से बाहर निकला। शिया ने घुड़सवार सेना को आधिकारिक तौर पर हमला करने का आदेश नहीं दिया था, फिर भी इस आदमी ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। जाहिर है, जोश की आह्वान सुनने के बाद वह सबसे पहले आत्मसमर्पण करना चाहता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में, जब लड़ाई शुरू होने वाली थी, एक गद्दार वास्तव में पहले प्रकट हुआ। वाह! जोश मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने हाथ का इशारा किया। हेरल्ड जोश की बात समझ गया और उसने तुरंत आगे की सेना को हमले की तैयारी करने का आदेश दिया। वे तब आगे बढ़ने के लिए तैयार थे जब डार्क मून की सेना का मनोबल सबसे ज्यादा डगमगा रहा था। यह आकृति देखकर शिया की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। चेन रूई, क्या उसे एथेना, एलिस और अन्य लोगों के साथ पहले ही नहीं चले जाना चाहिए? वह यहाँ क्यों है? डार्क मून की सेना में हड़कंप मच गया। राजकुमारी रॉयल का सबसे भरोसेमंद वित्तीय अधिकारी असल में दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहा है। कुछ सैनिकों ने चेन रूई पर अपने धनुष तान रखे थे और राजकुमारी रॉयल के गद्दार को तुरंत गोली मारने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। चेन रूई अपने घोड़े पर कुछ कदम आगे बढ़ा और रुक गया। अचानक वह मुड़ा और उसने एक नज़र डाली। वह उन धनुष और तीरों को नहीं देख रहा था, बल्कि वह लाल रक्त ज्वाला ध्वज के नीचे शिया को देख रहा था। वह सुंदर राजकुमारी जिसके पास सफ़ेद कवच और लहराते सुनहरे बाल हैं। वह महिला जिसने उसे अंतिम आदेश दिया था। हालांकि यह सिर्फ एक झलक थी, शिया को इससे बहुत कुछ महसूस हुआ। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। शायद यह एक तरह की मौन समझ थी। चेन रूई ने शिया की तरफ हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने अपना सिर लाल आत्मा की सेना की ओर घुमाया। उसने अपनी तलवार निकाली और लाल आत्मा की सेना पर तान दी। आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक के बाद एक डार्क मून की सेना ने अपनी सांसें ढीली कर दीं। उस इंसान की ताकत बहुत कमज़ोर थी। वह मुश्किल से एक हाथ से अपनी तलवार पकड़ पा रहा था, लेकिन कोई उस पर हंसा नहीं। राजकुमारी रॉयल के लिए
इंसान की आवाज़ तेज तो नहीं थी, पर दृढ़ और शक्तिशाली थी। वह घोड़े पर सवार होकर सबसे पहले आगे बढ़ा। एक व्यक्ति लगभग 100,000 की दुश्मन सेना का सामना कर रहा है। एक पल में डार्क मून की घुड़सवार सेना और डार्क मून में सभी का उत्साह बढ़ गया। एक कमज़ोर इंसान सचमुच आगे की ओर दौड़ा। शिया की आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। हाथ में लंबी तलवार से उसे अभूतपूर्व दृढ़ता का एहसास हो रहा था। इस युद्ध में जीवन मरण की परवाह किए बिना उसे कोई पछतावा नहीं था। शिया को तलवार लहराते देख ओल्ड गॉस तुरंत चिल्लाया, राजकुमारी रॉयल के लिए। यह आवाज़ पल भर में और तेज हो गई। डार्क मून सेना के लगभग सभी सदस्य चिल्ला उठे। लहरों जैसी गर्जना पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उनकी शक्तिशाली गति रेड स्पिरिट सेना से कहीं ज्यादा थी, जिसके पास संख्याबल में पूर्ण बढ़त थी। आक्रमणकारी भोंपू की ध्वनि में उस मानव के कमजोर घुड़सवारी कौशल को उसके उफनते साथियों ने बहुत पहले ही मात दे दी थी। एक के बाद एक डार्क मून के घुड़सवार दल लाल आत्मा की ओर एक अजेय ज्वार की तरह दौड़ पड़े। डार्क मून के पास वास्तव में घुड़सवार सेना की एक बड़ी ताकत है। डार्क मून की घुड़सवार सेना के शक्तिशाली वेग और आक्रमण का सामना करते हुए जोश को उम्मीद नहीं थी कि उसकी आखिरी चाल उसकी सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी। उसने तुरंत ही घृणा से दांत पीस लिए। अब उनकी गति पर विरोधी का दबदबा था, इसलिए उसने जल्दी से सेना को पुनर्गठित होकर दुश्मन का सामना करने का आदेश दिया। जोश की सारी रणनीति नाकाम हो गई। संख्याबल में बढ़त के बावजूद रेड स्पिरिट आर्मी की हार तय थी। अब ब्लू लावा आर्मी क्या कर रही थी? हालांकि जोश को झटका लगा, लेकिन वह घबराया नहीं। घुड़सवार सेना की गतिशीलता और प्रभाव जंगल में पूरी तरह से प्रकट हो सकते थे, लेकिन इस दल में घुड़सवार सेना ज्यादा से ज्यादा लगभग 3000 ही थी, इसलिए खतरा सीमित था। और रेड स्पिरिट के पास भी घुड़सवार सेना थी। जोश ने तुरंत आदेश दिया, जादूगरों, जादू तैयार करो। धनुर्धारियों, निशाना साधो। धनुर्धारियों की कतारें अपने लंबे धनुष उठाकर आकाश में तीर चला रही थीं। हालांकि घुड़सवार सेना का नुकसान ज्यादा नहीं था। वे सभी चमकदार चांदी जैसे कवच और ढालों से सुसज्जित थे। शक्तिशाली गतिशीलता और प्रभावी रक्षात्मक उपकरणों ने तीरों की मारक क्षमता को बहुत कम कर दिया था। तभी कागुली, जो आगे की ओर दौड़ा, चीख पड़ा। सभी घुड़सवारों ने एक अजीब धनुष निकाला। सटीक रूप से कहें तो यह एक क्रॉसबो था। उन्होंने लाल आत्मा सेना के ऊपर से आकाश की ओर क्रॉसबो तीर चलाए। लाल आत्मा की सेना ने तिरस्कार भरी हंसी दिखाई। क्रॉसबो के तीरों की मारक क्षमता धनुष से बहुत कम होती है और उन्हें दोबारा लोड करना भी मुश्किल होता है। इतनी दूर से आकाश में तीर चलाने का क्या फायदा? इसी समय लगभग घटता हुआ क्रॉसबो तीर अचानक आकाश में फट गया और दूसरे स्तर के अग्नि बाणों जैसे अनगिनत छोटे तीर निकल पड़े। वे लाल आत्मा की अग्रिम सेना की ओर बढ़े। इस अचानक बदलाव के साथ रेड स्पिरिट की अग्रिम सेना को अपनी ढालें उठाने का भी समय नहीं मिला। इससे भी ज्यादा भयावह ये था कि ये छोटे तीर फटने वाले थे। ये छोटी जादुई गोलियों के बराबर थे, लेकिन हमले की सीमा बहुत व्यापक थी। लगातार धमाकों की आवाज़ों के बीच अचानक भारी जनहानि के साथ एक भयावह अफरा तफरी मच गई। जोश का चेहरा पीला पड़ गया था। इतनी लंबी दूरी पर क्रॉसबो असल में धनुष से बेहतर है। ये लंबी दूरी के युद्ध के पारंपरिक नियम को उलट देता है। दानव लोक में ऐसा हथियार कब आया? जब सामने की सेना अराजकता में थी, घुड़सवार सेना ने पहले ही दूरी कम कर दी थी। अगर लाल आत्मा की घुड़सवार सेना को अभी भेजा जाता तो वे प्रतिद्वंद्वी की बढ़त को उलझाकर रोक सकते थे, लेकिन जोश ने ऐसा नहीं किया क्योंकि जादूगरों की टीम अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी। जादू की घनी बमबारी इन अजीब घुड़सवार सेनाओं के लिए एक बुरा सपना बन जाती। अचानक हवा के झोंके, आग के गोले, बर्फ के टुकड़े और गरज के साथ बारिश की तरह बरस पड़े। ये सब आपस में गुंथकर एक शानदार और रंग बिरंगा मौत का जाल बन गए। घुड़सवार सेना के नेता कागुली के नेतृत्व में डार्क मून की घुड़सवार सेना तुरंत तितर-बितर हो गई, लेकिन उनमें से कई अभी भी प्रभावित थे। कई सर पर दौड़ती आकृतियां जादू की रोशनी में गायब हो गईं। घुड़सवार दल, रवाना हो जाओ। जोश ने मौका देखा और आदेश दिया। रेड स्पिरिट की सबसे बेहतरीन घुड़सवार टुकड़ी दल से बाहर निकल आए और बचे हुए डार्क मून के घुड़सवारों का सफाया करने की कोशिश करने लगी। हालांकि डार्क मून के घुड़सवार बहुत ही बेतुके थे। उन्होंने उनका सामना नहीं किया। प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचने से पहले ही वे मुड़ गए और चले गए। हालांकि वापस भागते हुए उन्होंने पीछे की ओर क्रॉसबो तीर चलाए। यह अभी भी वही अजीब क्रॉसबो तीर था जो फट गया था। इससे काफी नुकसान हुआ था। विस्फोट की आवाज के बीच रेड स्पिरिट के घुड़सवार अपने घोड़ों से गिर पड़े। जाहिर है डार्क मून के घुड़सवारों ने अभी क्रॉसबो तीर लोड नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि क्रॉसबो से एक से ज्यादा बार तीर चलाया जा सकता था। अपने साथियों को एक एक करके गिरते देख लाल आत्मा के घुड़सवार गुस्से से दौड़ पड़े। वे दुश्मन को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, लेकिन डार्क मून की लड़ने की शैली साफ दिखाई दे रही थी।
वे केवल लंबी दूरी से ही लड़ते थे, इसलिए वे दुश्मन को पास आने का मौका नहीं देते थे। जोश का दिल अपनी चाल का गलत अंदाज़ा लगाने के लिए खून से लथपथ था। ये घुड़सवार लाल आत्मा के कुलीन हैं। ये भारी मात्रा में काले क्रिस्टल सिक्कों से बने हैं। अब डार्क मून सेना का सामना करते हुए, जिसकी ताकत मेरी सेना से साफ तौर पर कमज़ोर है, मैंने वाकई बहुत कुछ खो दिया है। हताश होकर जोश के पास घुड़सवार सेना को वापस लौटने का आदेश देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि रेड स्पिरिट की घुड़सवार सेना गुस्से में थी, फिर भी उन्होंने पूरी निष्ठा से आदेश का पालन किया। अब कुछ खास नहीं किया जा सकता। हम न तो उनका पीछा कर सकते हैं, न ही उन पर हमला कर सकते हैं। हमें तो बस उनके हमले से नुकसान ही होगा। लौटने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। इस क्षण डार्क मून की घुड़सवार सेना घृणा से पीछे हट गई। दरअसल उन्होंने ही रेड स्पिरिट पर निशाना साधने की पहल की थी। ये फिर से वही क्रॉसबो तीर था। उन्होंने पूरी संरचना को तितर-बितर करके बहुत सुधार किया। जादूगर भी इतनी बड़ी तबाही शायद ही कर पाते। रेड स्पिरिट के घुड़सवारों की एक और बड़ी संख्या अपने घोड़ों से गिर पड़ी। न सिर्फ सैनिक गुस्से में थे, बल्कि जोश भी लगभग चिल्ला पड़ा, ये तो हद हो गई। ये जादुई क्रॉसबो मास्टर जिंगशिंग के मार्गदर्शन में क्लोक गैंग के टोंग द्वारा किए गए शोध का परिणाम थे। प्रत्येक क्रॉसबो से 5 बार फायर किया जा सकता था। डार्क मून की प्रत्येक घुड़सवार सेना के पास इनमें से 2 क्रॉसबो थे। हालांकि उच्च लागत और सीमित मात्रा के कारण वर्तमान में ये केवल इसी घुड़सवार सेना के पास ही उपलब्ध थे। सर जोश, रस ने भौहें चढ़ाईं, प्रतिद्वंद्वी बहुत चालाक है, इसलिए पूरी सेना को हमला करने का आदेश देते हैं। शुद्ध शक्ति के सामने सारी चालें बस छलावा हैं। जोश ने दांत पीसकर सिर हिलाया। उसे मन ही मन पछतावा हो रहा था। अगर मैंने अपनी ताकत बचाने की योजना न बनाई होती तो घुड़सवार सेना को इतना बड़ा नुकसान न पहुंचा पाता। अभी कम से कम 2000 कुलीन घुड़सवार घायल हुए हैं। हालांकि डार्क मून अजीबोगरीब क्रॉसबो की ताकत से एक छोटी सी जीत हासिल करने में सक्षम है, फिर भी दोनों पक्षों की ताकत का अंतर स्पष्ट है। भले ही हम पहले मौके का फायदा न उठाएं, भले ही हमें अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़े, हम डार्क मून के सभी लानत मलामत करने वालों को मार गिराएंगे। भारी भोंपू बजा और लाल आत्मा सेना ने आक्रमण की तैयारी के लिए शीघ्रता से अपनी संरचना को समायोजित कर लिया। युद्ध पर ध्यान देते हुए शिया चेन रुई को ढूंढती रही, जो अभी अभी भागकर आया था। अजीब बात यह थी कि वह उसे कभी नहीं मिला। दूसरे पक्ष का हॉर्न सुनकर वह समझ गई कि असली परीक्षा आने वाली है। इस बीच घुड़सवार सेना का जादुई क्रॉसबो लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत घुड़सवार सेना को जल्दी से पीछे हटने का आदेश दिया। तुरही की आवाज़ के साथ लाल आत्मा की सेना ज्वार की तरह टूट पड़ी। हालांकि पिछली छोटी सी जीत से डार्क मून का मनोबल काफ़ी बड़ा हुआ था, फिर भी जब उन्हें अपने से दुगुने आकार के दुश्मन के हमले का सामना करना पड़ा तो थोड़ी घबराहट होना लाजमी था। तभी जोश को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने हवा में देखा। उसकी नज़र काले धब्बों के एक समूह पर पड़ी जो तेज़ी से फैल रहे थे। वे घनीभूत थे, असल में उनकी संख्या लगभग 1000 थी। जोश और रस दोनों बेहद हैरान थे। वे एक साथ चिल्लाए, वाइवन्स! इतने सारे वाइवन! क्या ये डार्क मून की हवाई सेना हो सकती है? नामुमकिन! किसी भी आम रियासत में इतने सारे वाइवन होना नामुमकिन है। रेड स्पिरिट की तो बात ही छोड़िए, राजधानी में ड्रैगन नाइट की इकलौती सेना भी सिर्फ 1000 लोगों की है। डार्क मून जैसी बेचारी जगह में ड्रैगन नाइट की पूरी सेना कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई ने वाइवन के एक गुप्त बड़े समूह को चिंतित कर दिया हो? वाइवन पर लोग हैं, रस से परे दृष्टि से जोश ने कहा। वाइवन ने अपनी हरकतों से दोनों दानव सम्राटों के शक को झटपट साबित कर दिया। वाइवन की पीठ से अजीबोगरीब चीजें गिरकर लाल आत्मा सेना की आक्रमणकारी टुकड़ी पर गिरीं। वे चीजें अचानक फट गईं। ये पिछले फटते तीरों जैसी रिमझिम बारिश नहीं थी, बल्कि एक जादुई तूफान था जिसमें बड़े पैमाने पर मारक क्षमता थी। अचानक हर जगह आग की लपटें उठने लगीं और जमीन हिलने लगी। पूरी लाल आत्मा सेना, जो घनीभूत होकर हमला कर रही थी, कुछ ही वार में बुरी तरह घायल हो गई या मर गई। वाइवन की गति और ऊंचाई के कारण तीरंदाजों के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से मारना असंभव था। जादूगरों की टीम ने तुरंत वाइवन पर हमला बोल दिया, लेकिन वाइवन की ताकत बहुत ज्यादा थी। कुछ गोता लगाने से जादूगरों की टीम में अफरा तफरी मच गई। कुछ जादूगरों को उनके जहरीले पंजों ने खरोंच दिया और वे वहीं मर गए। कुछ को पकड़कर ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उनकी नसें टूट गईं और फ्रैक्चर हो गए। वायुसेना और थल सेना वास्तव में एक ही स्तर पर नहीं थीं। हालांकि वाइवन कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी संख्या सीमित ही थी। रेड स्पिरिट के हजारों सैनिकों के सामने न केवल मारकाट और घायल करने के लिए, बल्कि निरोधक क्षमता भी पैदा कर रहे थे। डार्क मून सेना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके भीतर भी इतनी शक्तिशाली वायुसेना छिपी हुई है। सभी उत्साहित थे।
जब रेड स्पिरिट सेना में अराजकता और दहशत फैल गई और शिया की तरफ का मनोबल चरम पर पहुंच गया तो उसने आखिरकार हमला करने का निर्णायक आदेश जारी किया। डार्क मून सेना की तीर कमान आगे बढ़ने लगी। पिछली लड़ाइयों में अभी भी कौशल और परीक्षा की गुंजाइश थी। अगला चरण था असली आमने सामने की लड़ाई। रेड स्पिरिट का मनोबल लगातार कम होता जा रहा था, खासकर जब हवा में लगातार वाइवन घुसपैठ का हमला हो रहा था तो सेना का मनोबल डगमगा रहा था। दूसरी ओर डार्क मून का मनोबल बढ़ रहा था। शिया द्वारा हर कीमत पर बनाए गए उत्कृष्ट उपकरणों के साथ उन्होंने बढ़त हासिल कर ली। जोश ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दृश्य उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होगा। ये जानते हुए कि हवा में मौजूद वाइवन का सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा हल होना ही है, वह तुरंत हवा में उठ खड़ा हुआ। जैसे ही एक वाइवन उसके ऊपर झपटा, जोश के चारों ओर लिपटे निशान में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। इससे एक भयानक ठंडक फैली जो वाइवन के पार चली गई। वाइवन और उसकी पीठ पर बैठा शूरवीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से जम गए। वाइवन अब अपने पंख नहीं फड़फड़ा सकता था, इसलिए वह हवा से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ की मूर्ति की तरह बिखर गया। दानव सम्राट के राज्य में शक्ति संपन्न व्यक्ति बिना किसी जादुई सहारे के उड़ने की क्षमता रखता था। दूसरी ओर रुस के पास उड़ने की पवित्र पंख प्रतिभा थी। उसने आग में लिपटी अपनी महान तलवार हवा में लहराए। काली लौ एक उड़ते हुए वाइवरन पर लगी। वह चीखा और तुरंत राख में बदल गया। शिया जोश की हरकतों पर ध्यान दे रही थी। दोनों दानव सम्राटों जोश और रस को आखिरकार कार्रवाई करते देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा उसके पक्ष में कोई और दानव सम्राट नहीं है। अगर यही हाल रहा तो वाइवन सेना का सफाया हो जाएगा और युद्ध का मैदान भी उलट जाएगा। उस समय उसके पास खतरे पर विचार करने का समय नहीं था। उसके पीछे से दो जोड़ी काले पंख निकले जिनसे एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वह जोश की ओर उड़ी। जोश इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसकी उंगली की नोक से बर्फ की लौ का एक बादल शिया की ओर उड़ चला। शिया की बैंगनी पुतलियां तुरंत काली और सफ़ेद हो गईं। उसके हाथ में बर्फ जैसी एक लंबी तलवार थी। उसने एक तेज प्रकाश चाप बनाया और बर्फ की लौ को आधा काट दिया। ओह! जोश थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने दृढ़ निश्चयी भाव दिखाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी रॉयल हाइनेस दानव सम्राट के दायरे में पहुंच गई होंगी, लेकिन दुर्भाग्य से आप दानव सम्राट के शुरुआती चरण में ही हैं। इसके अलावा आपका वास्तविक युद्ध अनुभव बहुत कम है। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। ये वाक्य शेखी नहीं बघार रहा था। जब शिया ने प्रकाश और अंधकार का हृदय और पवित्र पंख की शक्ति से बर्फ की लौ को चीर दिया तो तलवार पकड़े उसका हाथ बर्फ की लौ में निहित ठंडक शक्ति के कारण थोड़ा कांप रहा था। फिर भी उसने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे जोश की ओर उड़ चली। जोश की उड़ान क्षमता दानव सम्राट और जादूगर का मिश्रण थी, लेकिन वह पवित्र पंखों जितनी तेज नहीं थी। एक बार जब शिया पास आ जाती तो भले ही उसकी शक्ति कहीं कमजोर होती, वह बेहद निष्क्रिय स्थिति में होता। जोश को युद्ध का भरपूर अनुभव था, इसलिए वह शिया को इतनी आसानी से अपने पास नहीं आने देगा। उसके हाथ में रून की रोशनी चमक रही थी। शिया को एक अदृश्य झटका अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। अपनी तलवार से उसे रोकने के बाद वह उस शक्तिशाली आघात तरंग से उड़ गई। बड़ी मुश्किल से उसने हवा में खुद को स्थिर किया। तभी रस का भूतिया रूप उसके पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में भयानक डार्क फ्लेम की तलवार थी और उसने तुरंत उसका सिर काट दिया। इस बीच शिया ने अभी अभी अपनी शक्ति समाप्त कर ली थी, इसलिए वह उसे टाल नहीं पाए। तभी शिया के पास एक आकृति प्रकट हुई। इस शक्तिशाली तलवार ने उसी समय प्रकट हुई नीली प्रकाश ढाल पर वार किया। असल में इससे बस एक हल्की सी दरार ही रह गई। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे की लौ का ज्यादातर हिस्सा भी प्रकाश ढाल द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। यह एक आदमी था जिसने लबादा ओढ़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा नकाब हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसका असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रुस अचंभित रह गया। उसने फिर वार किया, लेकिन वह अब भी प्रकाश की ढाल को तोड़ नहीं पाया। उसने देखा कि लबादा पहने आदमी ने अपना हाथ खोला और उस पर निशाना साधा। रुस को गुप्त रूप से पता था कि खतरा है, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। एक के बाद एक 3 बड़े बड़े प्रकाश के गोले रुस की ओर उड़े। अगर उसने पहले ध्यान न दिया होता तो उसे गोली लग जाती। ये वही है, वह रहस्यमयी ताकतवर व्यक्ति जिसने पहले की थी हत्या। परिचित प्रकाश गेंद को देखकर रस और जोश एक साथ समझ गए। फिर उस आकृति ने जोश द्वारा भेजे गए बर्फीले तूफान से बचने के लिए टेलीपोर्टेशन से शिया को खींच लिया। नीली पारदर्शी ढाल जोश को काफी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे किसी खास इंसान का ख्याल नहीं आया। और उस इंसान का यहाँ आना नामुमकिन था। अगर वो सच में यहाँ होता भी तो भी उसके लिए रस के 2 वारों का विरोध करना नामुमकिन था, जिनमें डार्क फ्लेम थी। हालांकि शिया की आंखें फौरन चौड़ी हो गईं। डबल टेलीपोर्टेशन, सुरक्षा कवच। मुझे गहरी छाप लगी है। ये वही आदमी है, वह दुश्मन जो कभी डार्क मून पैलेस में घुस आया था, गॉड ईटिंग मास्क के टुकड़े चुराकर मेरे सबसे बड़े राज की झलक पा गया था।
वह लूसीफर शाही परिवार का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। बील जी बब। ये गायब हुआ दुश्मन अचानक इसी समय प्रकट हुआ। उसने किसी तरह उसे बचा भी लिया। शिया की आंखों में हत्या का तीव्र इरादा साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने बिना सोचे समझे उस लबादे वाले आदमी पर वार कर दिया। हालांकि जोश और रस भी दुश्मन हैं, लेकिन उनसे लड़ाई सिर्फ फॉलन एंजल साम्राज्य के भीतर ही है। बील्ज़ेबूब शाही परिवार पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है। मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी के वंशज होने के नाते मैं कुछ खास फायदों के लिए पूरे साम्राज्य के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। अगर उसने मुझे अभी बचाया भी है तो भी जरूर कोई साजिश रची होगी। चाहे कुछ भी हो, इस सबसे बड़े दुश्मन को मरना ही होगा। शिया के हाथ में लंबी तलवार कस गई। प्रतिद्वंद्वी ने उसे खाली हाथ पकड़ लिया था और वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शिया की आंखें तुरंत काली और सफ़ेद होने लगीं। वह स्पष्ट रूप से प्रकाश और अंधकार के हृदय की सबसे शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। एक मूर्ख औरत, लबादा पहने आदमी ने कहा। ये 3 शब्द याद हैं। शिया को ये जानी पहचानी आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट जैसी सुनाई दी। महल के सभा कक्ष में पहले उसने खुद से कहा था, एक मूर्ख औरत। यह उसका एक राज था, सिर्फ वह आदमी ही जानता और समझता था। यह असंभव है। कुछ घंटे पहले मुझे लगा था कि मैं ये 3 शब्द भूल गया हूँ, लेकिन अब मेरी याददाश्त पहले से कहीं ज़्यादा साफ है। खैर, तुम्हें एक वादा तो याद रखना चाहिए, है ना? जब मैं अगली बार ये 3 शब्द कहूँगा तो आप मुझे मार नहीं पाएंगे। यह उस समय उसका वादा था। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो बस इस लड़ाई में बच जाओ, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार एक ऐसी जगह पर करूँगा जो सिर्फ तुम जानते हो। शिया को एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही लबादा पहने उस आदमी ने ये कहा, वह धुएं के गुबार में बदल गया और जोश की ओर उड़ गया। शिया ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठे सदमे और संदेह को ज़बरदस्ती दबा दिया। हाँ, बच जाओ, फिर उसके जवाब का इंतज़ार करो। किसी भी हालत में मुझे इसका उत्तर अवश्य पता होना चाहिए। दृढ़ निश्चयी राजकुमारी ने सारे विचलित करने वाले विचार एक तरफ रख दिए। वह हवा में खड़ी हो गई और उसने अपनी लंबी तलवार अपने सामने खड़े रूस की ओर तान दी। एक अभूतपूर्व शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। रूस और शिया दोनों ही प्रारंभिक अवस्था के दानव सम्राट थे। हालांकि रूस के पास ज्यादा अनुभव और ताकत थी, फिर भी उसने अपनी रक्षा करने की हिम्मत नहीं हारी। उसके पीछे 2 जोड़ी काले पंख भी प्रकट हुए। उसने अपने सामने महातलवार फूंकी और अंधेरे की लौ जलने लगी। रूस और जोश की ओर से कोई व्यवधान न आने पर वाइवन्स ने रेड स्पिरिट की सेना पर फिर से उन्मत्त आक्रमण शुरू कर दिया। रेड स्पिरिट की पिछली और मध्य सेनाएं उनके तीव्र हमलों का निशाना बन गईं। युद्ध की स्थिति गतिरोध में पहुंच गई। इस स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों के नेताओं के बीच हवा में लड़ाई का परिणाम पूरे युद्ध का परिणाम निर्धारित करेगा। मूर्ख औरत, अगर सब लोग भी तुम्हें धोखा दें तो भी वह नहीं। शहर लेत का जंगल। जमीन पर 2 सैनिक निर्भीकता से लड़ रहे थे। सबको कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। खूनी नज़ारे में सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन थे। इस तरह के युद्ध में साधारण सैनिकों की व्यक्तिगत शक्ति नगण्य थी, लेकिन जब वे एक विशाल सामूहिक समूह में एकीकृत हो जाते तो उनकी गति और क्रियाएं उनमें अजेयता का भाव जगा देतीं। यही मनोबल था। यद्यपि लाल आत्मा की शक्ति और युद्ध शक्ति समय के साथ धीरे धीरे प्रकट हुई, लेकिन डार्क मून ने इस बहादुर मनोबल के साथ लगातार लड़ाई जारी रखी। हवा में चीखते हुए वाइवन के अलावा धुएं के समान 4 परछाइयां लगातार टेलीपोर्ट हो रही थीं, टकरा रही थीं और रूप बदल रही थीं। जोश के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। इस लबादे वाले की ताकत जाहिर तौर पर दानव सम्राट के शुरुआती चरण में ही है, लेकिन मैं, जो दानव सम्राट के मध्यवर्ती चरण में हूँ, कसकर बंधा हुआ हूँ। मेरे पास शक्तिशाली यौगिक जादू है, लेकिन मैं इसकी शक्ति का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा भी विचलित हुआ तो प्रतिद्वंद्वी मुझे एक ही वार में मार सकता है। ये आदमी कौन है? ये शिया की मदद क्यों करना चाहता है? लगता है अभी उसके और शिया के बीच कोई अजीब सी उलझन चल रही है। किसी भी हालत में इस खतरनाक दुश्मन को आज ही मार गिराना होगा, वरना मुझे डर है कि यह निश्चित जीत वाला युद्ध अविश्वसनीय रूप से उलझ जाएगा। जोश जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ ने पूरे युद्ध क्षेत्र के शोर को दबा दिया। आग की लपटों से घिरे कई नीले रून तेजी से उछल पड़े। सफ़ेद धुंध के बीच एक रोमांचक ठंडक तेजी से चारों दिशाओं में फैल गई। जोश को केंद्र में रखते हुए दोनों पक्षों के सैनिक जो 100 मीटर के दायरे में थे, तुरंत बर्फ की मूर्तियों में जम गए और आसपास के सैनिक भाग गए। किसी की भी इस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं हुई। चेन रूई ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने शांति से जोश को सफ़ेद धुंध में देखा। पानी और हवा के तत्वों के मेल से बने इस जादुई क्षेत्र को उसने पहले भी देखा था जब वह चार्ल्स के वेश में था। हालांकि ये स्पष्ट था कि जोश ने उस समय उसे परखने के लिए बस थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग किया था, उसने वास्तव में कोई मारक चाल नहीं चलाई थी। जोश अब पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। जब कई नीले रन एक साथ फटे तो युद्ध का मैदान गायब हो गया।
चेन रुई की दृष्टि हवा, बर्फ और धुंध से भरे एक बर्फीले स्थान में दिखाई दी। जोश की आकृति गायब हो गई, लेकिन सफ़ेद कोहरे में विशालकाय आकृतियों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। चेन रुई ने गौर से देखा तो वे भयानक राक्षसी जानवरों का एक समूह थे। उनका 2 मीटर का शरीर बहुत मजबूत था। उनके पंजे तेज थे और उनके पंख थे। उनके शरीर एक हल्की क्रिस्टल रोशनी से चमक रहे थे, मानो वे किसी बर्फ और हिम क्रिस्टल से बने हों। वे चेन रुई की ओर दौड़े। चेन रुई ने मुक्का मारा और वह जानवर के सामने से लगा। राक्षसी जानवर के शरीर पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। उसका आधा शरीर चकनाचूर हो गया था, लेकिन वह अभी भी अपने पंजे ऐसे हिला रहा था जैसे उसे कभी मारा ही न गया हो। उसे कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं और उसने फिर से मुक्का मारा। उसने राक्षसी जानवरों को पूरी तरह से चूर्ण में बदल दिया। उसने अपना हाथ खोला और एक विशाल ऑरोरा शॉट दागा। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ ऑरोरा शॉट की शक्ति और भी बढ़ गई थी। द्विप्रशिक्षण की बढ़ी हुई शक्ति विशेषताओं के साथ ऑरोरा शॉट जहां भी गुजरा, राक्षसी जानवर उसके संपर्क में आते ही नष्ट हो गए। जल्द ही अजीब राक्षसी जानवरों का यह समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया। हालांकि सफ़ेद धुंध में राक्षसी जानवर फिर से प्रकट होने लगे, मानो उनका कोई अंत न हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चेन रुई की सहनशक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अंततः उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। चेन रुई ने अभी अभी सिर्फ परीक्षण के लिए हमला किया था। इस बार उसने बर्फ के जानवरों से लड़ाई नहीं की। उसकी आकृतियां इधर उधर दिखाई दे रही थीं, लगातार राक्षसी जानवरों के हमलों से बच रही थीं। अचानक उसके हाथों ने एक ब्लेड का आकार बना लिया और उसने बगल में सफ़ेद धुंध की ओर वार किया। वह सफ़ेद धुंध असल में एक अमूर्त चीज़ थी। जब उसे ब्लेड से काटा गया तो उसमें से एक जोरदार चटकने की आवाज़ आई। जोश की हैरानी भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अभी तो तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए उन बर्फीले जानवरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तुम छिपकर हमला करने के लिए दिशा बदल रहे हो। चेन रुई ने व्यंग्य किया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और एक बार फिर अपने ऑरा ब्लेड से वार किया। जोश का शरीर सफ़ेद धुंध में उभर रहा था और उसकी भौहों के बीच एक अजीब सा निशान दिखाई दे रहा था। उससे सफ़ेद धुंध की कई लंटें निकल रही थीं। उस कट ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन खून या चोट का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह जल्दी से फिर से एक पूर्ण भौतिक रूप में बदल गया। उसकी अमूर्त स्थिति ब्रोक इनक्यूबस क्षेत्र के समान थी, लेकिन चेन रुई ने सहज रूप से महसूस किया कि जोश का रहस्य अलग था। एक बहुत ही शक्तिशाली गुप्त तकनीक का हमला। यह मेरी आत्मिक शक्ति को भी नष्ट कर सकता है। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में मेरी शक्ति अनंत है, जिसमें मेरी आत्मिक शक्ति भी शामिल है। जोश ने हाथ हिलाया और एक गरजता हुआ तूफान चेन रुई की ओर टूट पड़ा। चेन रुई ने उड़ने की कला का सोनिक बूम इस्तेमाल किया। उसकी तैरती हुई आकृति अचानक तेज हो गई और तूफान से बच गई, लेकिन वह बर्फीले जानवरों के घेरे में आ गई। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। उसने पास आ रहे राक्षसी जानवरों को परास्त कर दिया। उसी समय उसके हाथ में एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी। उसने जोश की ओर लगातार ऑरोरा शॉट्स दागे। जोश ने उसे टाला नहीं। उसकी भौहों के बीच में छपी रोशनी इतनी तेज चमक रही थी मानो वह दोनों मिलकर मरने की योजना बना रहा हो। अनगिनत भयानक बिजली क्रिस्टल की चिंगारियों के साथ चेन रुई की ओर आ रही थीं। ऑरोरा शॉट जोश को लगा और उसका शरीर अचानक बिखर गया, लेकिन वह फिर से ऐसे जुड़ गया जैसे उसे कोई चोट न लगी हो। चेन रुई अब थंडर से बच नहीं सका। उसे सीधा झटका लगा और वह अचानक उड़ गया। जोश ने एक वार में सफलता प्राप्त कर ली। उसे लगा कि जीतने वाला टिकट उसके हाथ में है, इसलिए वह विजयी भाव से हंसा, मैं यहाँ अमर हूँ। तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। उसने देखा कि दुश्मन ने बिना किसी चोट के अपनी गर्दन को तानते हुए अपनी उल्टी आकृति को स्थिर कर लिया है। चेन रुई ने अपने हाथों में बची हुई चिंगारियों को ऐसे हिलाया जैसे अभी अभी हुआ शक्तिशाली वज्र हमला बस एक बिजली का जादू हो। जोश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लबादा पहने यह आदमी जाहिर तौर पर मुझसे कमज़ोर है। बस उसकी अजीबोगरीब प्रतिभा और गुप्त कौशल ने मुझे पहले निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया था, लेकिन अब यह बाहर नहीं है, बल्कि यह मेरा बर्फीला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वह सीधे मेरे सबसे मजबूत यौगिक जादू आइस थंडर फ्लैश से मारा गया था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक है। चेन रुई पहले भी जोश से लड़ चुका था, इसलिए उसे पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी जल और वायु दोनों तत्वों में पारंगत है। उसने पहले ही अपने लबादे की आड़ में वायु और जल विरोधी तत्व उपकरण तैयार कर लिए थे। अपनी जादू विरोधी खूबियों के साथ वह जोश को सचमुच धमका रहा था। इसके अलावा परी ड्रैगन से सबसे मजबूत दानव अधिपति स्तर थंडर तकनीक के बपतिस्मा के बाद इस स्तर पर जोश का हमला सिर्फ बूंदाबांदी था। हालांकि चेन रुई उस समय प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र में सेंध नहीं लगा सका, खासकर विभाजन और पुनर्संयोजन की विशेष विशेषताओं के कारण। जोश की तथाकथित अमरता शेखी बघारने जैसी नहीं लग रही थी।
चेन रूई को एक बार अर्धदेव क्षेत्र के अंतरिक्ष में बुनियादी नियमों का एक अंश समझ में आ गया था, इसलिए क्षेत्र के बारे में उसकी समझ अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी। ये कुछ दानव अधिपतियों की समझ से भी परे थी। दुनिया की हर चीज़ प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति थी। इसे परिपूर्ण तो कहा जा सकता था, लेकिन ये दोषरहित परिपूर्ण नहीं थी। यही बात भूभाग के लिए भी सच थी। क्षेत्र शक्ति वास्तव में प्रकृति और संसार की शक्ति थी। कोई भी क्षेत्र कला का एक आदर्श नमूना था, लेकिन उन सभी में खामियां थीं। तथाकथित दोषरहित प्रकृति के विपरीत था। वह स्वयं एक दोष था। मुझे इस क्षेत्र में खामी ढूंढनी ही होगी। जब चेन रूई का मन पूरी तरह एकाग्र था, तभी सच्ची विश्लेषणात्मक आंखों का विश्लेषण चमकने लगा। आसपास का क्षेत्र एक अलग ही नज़ारा बन गया। जोश, बर्फीले जानवर और सफ़ेद धुंध सब पारदर्शी हो गए और उनकी रूपरेखाएं उभर आईं। वहाँ अजीबोगरीब वस्तुओं की एक परत भी थी जो लगातार बदल रही थी। उतार चढ़ाव और परिवर्तनों को देखते हुए वे अदृश्य ऊर्जा रूप होने चाहिए। ये किसी उपकरण के विश्लेषण चार्ट जैसा था और ये त्रिआयामी था। चेन रूई को 5 सितारा विकास के बाद पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। पता चला कि विश्लेषण की सच्ची विश्लेषणात्मक आंखों का अंतिम रहस्य है। उसने जोश और बर्फीले जानवरों के हमले को चकमा देते हुए एकदम नई विश्लेषणात्मक आंखों को महसूस किया। दुर्भाग्य से इस केंद्रित अवस्था में आध्यात्मिक शक्ति की भारी खपत हो रही थी और यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जल्द ही सामान्य प्रदर्शन बहाल हो गया। हालांकि यह लंबे समय तक कायम नहीं रहा। चेन रूई को उस क्षेत्र में जोश की अमरता के रहस्य की स्पष्ट समझ थी। यह अनगिनत दर्पणों जैसा एक जादुई कौशल निकला। दरअसल उसका पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता था, लेकिन दर्पण छवि वापस मिल गई। ये सबरीना के क्लोन क्षेत्र से अलग था। सबसे सीधा तरीका तो यही था कि सभी दर्पण छवियों को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उस तरह के दर्पण में कई परतें होती थीं। इसके अलावा वह अपने आप चीक भी हो सकता था। ऑरा ब्लेड और ऑरोरा शॉट की शक्ति से शायद उन सभी को कम समय में नष्ट करना संभव न होता। चेन रूई ज्यादा देर नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह जगह उसकी एकमात्र युद्धभूमि नहीं थी। ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला में दानव सम्राट की चरम शक्ति वाला जहरीला अजगर अभी भी दानव अधिपति पन्ना अजगर से अकेले ही लड़ रहा था। युद्ध के मैदान में लड़ाई अभी भी जोरदार थी। शिया और रूस के बीच युद्ध का मैदान हवा से जमीन पर आ गया था। डिंग! शिया ने तलवार के वार को रोक दिया और वह अनायास ही पीछे हट गई। उसके दाहिने कंधे का कवच फट गया था और खून बह रहा था। रूस उसका पीछा करने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक अजीब सा आध्यात्मिक प्रभाव आया। उसे अचानक तेज सिर दर्द हुआ। उसी समय एक लबादा और नकाब पहने एक व्यक्ति उसके पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में 2 नीली रोशनियां तेजी से रूस की ओर घूम गईं। रूस ने दहाड़ते हुए दर्द सहा और अपनी महान तलवार पीछे की ओर लहराए। एक तेज ऊर्जा तरंग ने दूर खड़े कई निर्दोष सैनिकों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि नीली रोशनी पकड़े हुए आकृति पहले से ही तैयार थी, इसलिए वह अविश्वसनीय गति से बच निकली। रूस गुस्से से लाल हो गया। ये पहली बार नहीं है। अगर ये कपटी आदमी अचानक प्रकट न होता तो अपनी ताकत से मैं शिया को कब का हरा चुका होता। हालांकि रस में केवल 2 ही वंश प्रतिभाएं जागृत हुईं, डार्क फ्लेम और होली विंग्स, जो शिया के हॉट ऑफ लाइट एंड डार्क से कम थीं, फिर भी उसका अनुभव और युद्ध शक्ति शिया से कहीं बेहतर थी। वह तो बस एक नौसिखिया थी जिसे अभी अभी दानव सम्राट के पद पर पदोन्नत किया गया था। शिया ने मौके का फायदा उठाया और डटकर खड़ी हो गई। एक स्पष्ट चिन्हाड़ के साथ लंबी तलवार तेजी से चमक उठी। उसने जमीन पर वार किया। जमीन जोर से हिली और फिर पूरी जगह हिल गई। रूस के आसपास की जमीन ज्वालामुखी की तरह फट रही थी। जमीन से अनगिनत सफ़ेद किरणें फूट पड़ीं। रूस ने आखिरकार आध्यात्मिक आघात का असर खत्म कर दिया। उसने तुरंत संकट को भांप लिया और उसने अपनी तलवार से पलटवार किया। प्रकाश की एक अजीब सी चाप ने असंख्य किरणों को रोक दिया, लेकिन उसके शरीर पर काला कवच अभी भी उस तेज आघात को सहन नहीं कर पा रहा था। दरारें दिखाई देने लगी थीं। तभी रूस, शिया और 2 ब्लेड पकड़े उस रहस्यमयी आदमी को युद्ध के मैदान में हवा में कुछ अलग सा महसूस हुआ। सब ने एक साथ ऊपर देखा। सफ़ेद धुंध और ठंडी आभा से भरा क्षेत्र पहले तो तारों की तरह चमक रहा था, फिर अचानक एक अजीब रंग दिखाई दिया, लाल। इस लाल रंग में निहित प्रचंड उन्मत्त विनाशकारी सांस ने शिया और रस को भी, जिनके पास दानव लोक की सबसे प्रबल विनाशकारी ज्वाला, अंधकार में ज्वाला थी, स्तब्ध कर दिया। सफ़ेद धुंध का क्षेत्र लगातार घूमने लगा, मानो किसी विशाल अजगर द्वारा हिलाए जा रहे झील के पानी में। कंपन के बीच वह अप्रत्याशित रूप से उबल पड़ा। बूम! ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ फट गई हो और सफ़ेद धुंध चारों तरफ फैल गई। एक आकृति टूटी हुई पतंग की तरह हवा से नीचे गिरी। रस के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ये व्यक्ति जोश है। जोश की सांसें अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थीं। उसके शरीर का कवच बुरी तरह मुड़ गया था और क्षतिग्रस्त हो गया था। दिल दहलाने वाले निशान हल्के से दिखाई दे रहे थे। लाल आत्मा के स्वामी की आंखों में बस एक ही भाव था, भय।
एक मध्यम अवस्था के दानव सम्राट को वास्तव में एक प्रारंभिक अवस्था के दानव सम्राट ने हरा दिया और वह पूरी तरह से पराजित हो गया। जोश का सबसे मजबूत क्षेत्र उस अवर्णनीय भयानक शक्ति द्वारा पूरी तरह से और सीधे तौर पर नष्ट कर दिया गया। यह एक घोर पराजय थी। बेहद कमजोर जोश की नज़र धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसे धुंधली सी नजर आ रही थी कि कनिता का आकार उसकी ओर आ रहा है। जोश सचमुच हार गया था। हवा में रस का चेहरा अविश्वसनीय लग रहा था। जैसे ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी, सफ़ेद धुंध में एक लाल बत्ती अकल्पनीय गति से उसकी ओर दौड़ पड़ी। रुस ने सहज ही अपनी तलवार घुमाई। एक स्पष्ट ध्वनि हुई। उसके हाथ में पकड़ी विशाल तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। रुस स्वयं भी एक भयानक शक्ति से अचंभित था। सदमे में उसके पीछे दो जोड़ी काले पंख तुरंत प्रकट हो गए। जड़त्व की सहायता से वह हवा में उड़ गया। ऐसी शक्ति इतनी भयानक होती है कि जोश भी हार गया। मैं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खैर, मुझे पहले अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। सोनिक बूम की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। लाल बत्ती में लिपटी आकृति ने हवा में रुस को तुरंत पकड़ लिया। बस एक हल्की सी रोशनी चमकी और रुस का सिर गिर गया। गति के कारण उसका शरीर अभी भी हवा में उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद ही वह जमीन पर गिरा। जोश और रस मर चुके हैं। जो लाल आत्मा आत्मसमर्पण कर देगा उसे नहीं मारा जाएगा। ये शक्तिशाली आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। शिया ने लाल विनाशकारी लपटों में लिपटे हवा में एक अजीब सा मुखौटा पहने उस आदमी को देखा। उसने दुश्मन का सिर ऊंचा करके एक राक्षस देवता जैसा भाव दिखाया। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन हुई। वह भयभीत नहीं थी, बल्कि घबरा रही थी। क्या ये सचमुच वह है? वह इतना मजबूत और बहादुर पक्ष भी है। लाल आत्मा की सेना अचानक घबरा गई। सर लॉर्ड कहाँ हैं? क्या वे सचमुच हार गए हैं? वह सिर। इस समय कनिता ने जोश को जमीन पर गिरते हुए पाया और वह चिल्लाया, श्रीमान, प्रभु गंभीर रूप से घायल हैं। राजधानी दूत मर चुका है। जल्दी से पीछे हटो। इस चीख पुकार ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि सर लॉर्ड भी हार गए। बिना नेता के रेड स्पिरिट सेना लड़ने के मूड में नहीं थी। पल भर में सैनिक किसी ढहे हुए पहाड़ की तरह हार गए। चेनरुई धीरे से जमीन पर उतरा और उसने रुस का सिर जमीन पर पटक दिया। नकाब के पीछे की नज़र शिया की उलझी हुई नज़रों पर पड़ी और उसने कहा, मुझे अभी किसी और जगह जाना होगा। इस बार का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोबेलिस वहीं है। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। पता चला कि उसने किसी रणनीति से क्रोबेलिस को रोक रखा था। शिया हैरान रह गई। वह दानव अधिपति स्तर के उस भयानक दुश्मन से भी निपटना चाहता है। दरअसल शिया सचमुच उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह उस पर बोझ नहीं बन सकती। इसके अलावा सेनापति होने के नाते उसे पराजित सैनिकों का पीछा करते हुए और पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखते हुए वहीं रुकना होगा। अपना वादा मत भूलना। शिया ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ गहरी नज़र से देखा। वह डार्क मून की सेना की ओर उड़ चली। चेनरुई अपने दिल में समझ गया कि तथाकथित वादा उसकी प्रतीक्षा उस जगह पर करना था जिसे केवल वह जानती है, ताकि वह सब कुछ समझ सके। बेशक पहले उसे जीवित वापस आना होगा। उसने ये वाक्य नहीं कहा, लेकिन वह इसे समझ गए। सारी सेना पीछा करो। जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें मत मारो। शिया की गंभीर आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उसकी कमान में डार्क मून की सेना पूरी गति से भर गई। कई रेड स्पिरिट सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के बपतिस्मा के बाद न केवल डार्क मून सेना की गुणवत्ता, बल्कि शिया की अपनी ताकत और कमान क्षमता भी एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। ये सही नहीं है। एक और लबादा पहने उस आदमी ने, जिसने अभी अभी शिया को रस से निपटने में मदद की थी, अपना सिर हिलाते हुए आह भरते हुए कहा, मैंने कहा था ईर्ष्या कोई गुण नहीं है। खैर, दानव देवता की बेचारी बाईं आंख को दाहिनी आंख ने घूर कर देखा है, लेकिन अभी मेरे पास आपकी पूजा स्वीकार करने का समय नहीं है। मैं उस मरे हुए बत्तख अजगर की मदद करने जा रहा हूँ। चेनरुई मुस्कुराया और उसने एक लंबी सीटी बजाई। वाइवन राजा गाडे, जो शुरू में वाइवन सेना के कमांडर कागुरोन को हवा में उठाए हुए था, ने अचानक अपना शरीर हिलाया और कागुरोन को नीचे गिरा दिया। कोई चेतावनी नहीं थी। कागुरोन चौंक गया, लेकिन सौभाग्य से उसके पास दानव राजा की चरम शक्ति भी थी, इसलिए उसने टेलीपोर्टेशन शुरू किया और सुरक्षित उतर गया। वाइवन राजा सीधे चेनरुई की ओर उड़ चला। चेनरुई हवा में उछला और वाइवन राजा की पीठ पर बैठ गया। वह पूरी गति से दक्षिण की ओर उड़ गया। क्या वह बिना लड़े पन्ना ड्रैगन से निपट सकता था? शायद गाजर और छड़ी से। अंधेरे चांद, ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला, खजाने का स्थान। क्रोबेलिस अत्यधिक चिढ़ में था। पूरे 4 घंटे बीत चुके थे। पहले मिले कुछ रत्नों के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला था। इसके अलावा वह इस समय एक भयानक संकट में थी। अगर उसकी दानव अधिपति स्तर की शक्ति और उसके सिर और शरीर की रक्षा करने वाला पूरा शरीर क्रिस्टल जेड कवच न होता, तो शिलालेख का अभी अभी विस्फोट होना ही उसे घातक और गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था।
हालांकि पूरे शरीर के लिए क्रिस्टल जेड कवच का ये प्यारा सेट लगातार बमबारी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई जगहों पर दरारें पड़ गईं। धिक्कार है, ये बहुत 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 महंगा जादुई कवच है। इसमें कोई शक नहीं कि इस भारी नुकसान का मुख्य कारण सुश्री एमरल्ड ड्रैगन की ड्रैगन शिलालेख संबंधी जानकारी में कमी थी। उन्हें कई ऐसे खतरों का सामना करना पड़ा जिन्हें अन्यथा आसानी से टाला या सुलझाया जा सकता था। अब तक क्रोबेलस को आखिरकार इसका हल्का सा एहसास हो गया था। ये शिलालेख और जादुई घेरे गुप्त रूप से नियंत्रित होते प्रतीत होते हैं। ये खजाना बस एक जाल है। उस लानत वाले डायक पर, उस मरे हुए जादूगर पर, टूटे हुए छज्जे के पीछे की खूबसूरत आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। छोटी बेटी, तुम्हें शांत होना होगा। क्या तुम्हारे पास उत्परिवर्तित पन्ना ड्रैगन दिल की आंखें नहीं हैं? तुम्हें दुश्मन की जगह को भांपने के लिए पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा, फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर देना होगा। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और एक विशेष अवस्था में पहुंच गईं। उनकी संवेदनाएं पूरी तरह से विकसित हो गईं और आसपास के असामान्य उतार चढ़ावों को महसूस करने लगीं। आखिरकार उसे एक कोने में एक आकृति का अस्पष्ट सा एहसास हुआ। हाँ, यही वो चालाक आदमी है जिसकी वजह से मेरे नए कपड़े फट गए और मेरा क्रिस्टल जेड कवच भी क्षतिग्रस्त हो गया। और मैं तो लगभग मर ही गई थी। मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए। क्रोबेलस दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपने आसपास के बदलते दृश्यों और शिलालेख के फटने के प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हृदय की आंखों द्वारा महसूस की गई दिशा की ओर सीधे दौड़ पड़ी। हालांकि वह कई बार लगभग टेलीपोर्ट हो चुकी थी, फिर भी अपनी दानव अधिपति स्तरीय अत्याचारी शक्ति के बल पर वह पूरी ताकत से दौड़ी। प्रतिद्वंद्वी बहुत चालाक था। वह लगातार अपनी स्थिति बदल रहा था, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर लग रही थी। हृदय की आंखों के चमत्कारी प्रभाव के अलावा वह सुश्री एमरल्ड ड्रैगन की इंद्रियों से कभी नहीं बच सका। कुछ ही देर बाद वह अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गई। जब क्रोबेलस चीखा तो आसमान चमकती हरी रोशनी से भर गया और दुश्मन तुरंत उसमें लिपट गया। ये पन्ना ड्रैगन की जल और विष तत्व की शक्ति में महारत थी। क्रोबेलस ने विषैले दांत से घृणा से हमला किया। वह अपनी पूरी ताकत पहले ही लगा चुकी थी। इस विष से धातु भी तुरंत धुएं में बदल जाती थी। वह आदमी बच नहीं सका। जहर के असर से वह चीखा। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही क्रोबेलस उसके पास पहुंचा, उसे लगा कि पूरे आसमान पर गहरे हरे रंग की एक अतिरिक्त परत छा गई है। आसपास का दृश्य ऐसे मुड़ने लगा मानो अंतरिक्ष में कोई असामान्य परिवर्तन हो गया हो। जमीन पर गिरी लाश अचानक जोर से उठी और उसने उसकी छाती पर मुक्का मारा। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन अचंभित रह गईं, लेकिन फिर भी वह प्रतिक्रिया करने में सक्षम थीं। उन्होंने तेज गति से मुक्का रोक दिया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को छुआ, क्रोबेलस को अपनी बांह पर लगे क्रिस्टल जेड कवच से होकर अपने शरीर में एक तेज गर्मी महसूस हुई। वह सचमुच आग की तरह तपने लगी चीजों पर फैलती हुई। जहर। क्रोबेलस को अचानक चक्कर आ गया। वह सदमे से बच नहीं सकी। मेरे जहरीले शरीर के बावजूद मुझ पर अभी भी इस जहर का असर है, और लक्षणों को देखकर लगता है कि जहर का असर बहुत तेज है। एक प्रतिष्ठित पन्ना ड्रैगन होने के नाते मैं जीवन भर जहर का इस्तेमाल करने में माहिर रहा हूं, लेकिन आज मुझे किसी ने जहर दे दिया। अगर यह खबर बाहर चली गई तो मुझे डर है कि वे ड्रैगन मुझ पर बेतुके ढंग से हंसेंगे। इस आदमी का पहनावा अजीब है। उसने फटा हुआ लबादा और नकाब पहना हुआ है। जाहिर है अभी वाले विषाक्त दांत का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। उसके कपड़े भी बस थोड़े से जंग खाए हुए हैं। हालांकि क्रोबेलस को जहर दिया गया था, फिर भी उसका शरीर जहर के प्रति पूरी तरह प्रतिरोधी था। इस वजह से उसकी युद्ध शक्ति कम नहीं हुई। जल तत्व की शक्ति अचानक उसके हाथों से धुंध की तरह उड़ गई। वह अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल आए। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध था। इससे पहले कि वह कोई शक्ति लगा पाती, वह तेजी से पीछे हट गया। इससे उसे घुटन महसूस हुई क्योंकि उसकी शक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा था। फिर उसका चक्कर और भी तेज होता गया और उसकी शक्ति कमजोर होती गई। क्रोबेलस ने गौर से महसूस किया कि यह असर सिर्फ जहर की ताकत का ही नहीं, बल्कि उस इलाके का भी था। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी से भर गया। वह एक घुटने के बल बैठ गई और जमीन पर मुक्का मारने लगी। पलक झपकते ही क्रोबेलस को केंद्र में रखते हुए नीले बर्फ के क्रिस्टलों का एक घेरा तेजी से फैल गया। एक अमूर्त शक्ति जो मूल अंतरिक्ष में दृष्टि को विकृत कर रही थी, एक मूर्त वस्तु में जम गई। क्रोबेलस को अचानक लगा कि उसके शरीर का जहर बहुत कमजोर हो गया है। उसने अपनी शक्ति अपनी मुट्ठी में स्थानांतरित की और कांप उठी। पूरा गहरा हरा स्थान और आसपास की जमीन सचमुच चकनाचूर हो गई। एक विशाल अर्धवृत्ताकार गड्ढा ऐसा दिखाई दिया मानो आसमान से कोई उल्कापिंड गिरा हो। लबादा पहने आदमी कुछ कदम पीछे हट गया। इससे पहले कि वह स्थिर होता, उसके पैर बर्फ के क्रिस्टलों में उलझ चुके थे और वह वहीं जम गया। कुछ देर तक वह हिल भी नहीं पाया। क्रोबेलस की सांस छज्जे के पीछे थोड़ी कमजोर हो रही थी।
हालांकि प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र भेद दिया गया था, फिर भी वह जहर का समाधान नहीं कर पा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दानव लोक में ऐसा जहर और जहर साधक भी होगा। आदमी बोला, तुम कौन हो? मेरा खजाना छीनने यहाँ क्यों आए हो? इस लबादे में जो आदमी था वह स्वाभाविक रूप से पगलियो था। क्रोबेलिस के विपरीत, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए हुड और छज्जा सहित पूरे शरीर का कवच पहना था, जहरीले अजगर ने ये लबादा इसलिए पहना था क्योंकि उसने सुश्री एमरल्ड ड्रैगन के आदमी रानिएरी को मार डाला था। दुश्मन की विधवा द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए उसने जानबूझकर अपना असली चेहरा छुपाया था। फिलहाल सील की समस्या के कारण उसकी शक्ति हमेशा दानव सम्राट के शिखर पर अटकी हुई थी। उसने सभी जाल और रणनीति अपना ली थी, लेकिन फिर भी वह प्रारंभिक अवस्था वाले दानव सम्राट के इस प्रतिद्वंद्वी को दबाने में नाकाम रहा। इसलिए चालाक जहरीले अजगर ने तुरंत यह वाक्य पूछा। उसका इरादा और समय खरीदने का था। खजाना। क्रोबेलिस की आंखें हल्की सी चमक उठीं, लेकिन वह अपने शरीर में जहर के संकट को नहीं भूल पा रही थी। उसने संदेह से देखा, तुम कौन हो? मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मेरा नाम जेकब है। ये वो खजाना है जो मैंने सबसे पहले खोजा था, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं इसे किसी और को छीनने नहीं दूंगा। चाहे तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर क्यों न हो, जब तक मैं दरवाजे पर लगे जाल को नहीं तोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या सचमुच कोई खजाना है? क्रोबेलिस ने आंखें घुमाईं और उसने कुछ देर के लिए अपनी हत्या की मंशा को दबा दिया। लगता है तुम भी अंदर के ही हो। नियमानुसार जो ढूंढता है वही रखता है। अगर तुम मेरे शरीर से जहर निकाल दो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। हम साथ मिलकर खजाना खोज सकते हैं। अगर सचमुच कोई खजाना है तो मैं उसे इस कमज़ोर इंसान के साथ बराबर बराबर नहीं बांटूंगा। जब वक्त आएगा तो मैं मुश्किल से उसकी जान बचा पाऊंगा। इसे खजाना ढूंढने का एक छोटा सा मुआवजा तो माना ही जा सकता है। हालांकि पन्ना अजगर भी जानता था कि उसके शरीर में जहर मामूली नहीं है। इसे जल्द से जल्द निकालना होगा। पगलियो स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या सोच रही है, और खजाना तो बस एक आवरण था, इसलिए वह उस पल झिझका। अगर मैं तुम्हारा जहर छुड़ा दूं तो तुम मुझे जरूर मार डालोगी। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन ने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया। मैं नीरो की कसम खा सकती हूं। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मेरी दुखद मौत हो जाएगी। नीरो, तुम्हारा नाम? पगलियो ने आंखें सिकोड़ लीं। लगता है सचमुच मेरा सामना किसी साथी से हो गया है। ये क्रोबेलिस तो मेरी चाल भी जानता है। जब वे दोनों अपने मन में छिपे गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने का नाटक कर रहे थे, तभी एक चिंतित आवाज सुनाई दी, पगलियो, तुम कहाँ हो? आवाज चेन रूई की थी। जब उसने देखा कि ब्लू लेक पर्वत श्रृंखला का खजाना इतनी बुरी तरह बर्बाद हो गया है, तो उसे जहरीले अजगर की सुरक्षा की चिंता हुई, इसलिए वह तुरंत चिल्लाया। इस चीख का कोई असर नहीं हुआ। छज्जे के पीछे और लबादे में मिस एमरल्ड ड्रैगन और मास्टर पॉइजन ड्रैगन ने एक साथ अपने चेहरे के भाव बदले। पगलियो। क्रोबेलिस स्तब्ध रह गई। अचानक उसके मन में एक दुश्मन का नाम आया। मेरे शरीर में जहर। अगर यह उस दुश्मन का जहर नहीं है तो मैं उसे खुद कैसे रोक नहीं पा रही हूँ? नहीं, उस दुश्मन की ताकत तो दानव अधिपति की पराकाष्ठा होनी चाहिए। यह आदमी क्यों? चाहे कुछ भी हो, मैं पहले उसे पकड़ूंगा और आगे पूछताछ करूंगा। पगलियो जानती थी कि सामने वाले को पहले से ही शक था, और उसने उसकी असली पहचान भी पहचान ली थी। उसने तुरंत अपनी बची हुई ऊर्जा को चार्ज किया और पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटकने लगा। उसके पैरों तले बर्फ के क्रिस्टल अचानक टूट गए। वह बच निकला और फिर चेन रूई की आवाज़ की ओर भागा। इस भागने ने क्रोबेलिस के मन में बैठे संदेह को और पुख्ता कर दिया। वह तुरंत बदला लेने के मूड में लग रही थी। उसे जहर की कोई परवाह नहीं थी। उसके शरीर से तुरंत सफ़ेद धुंध निकली। उसने जोरदार चीखों के बीच अपने पैर पटकते हुए जहरीले अजगर का पीछा किया। पगलियों को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें पीछे हैं। एक मोड़ पर उसने अचानक अपनी स्थिति बदली। उसी समय उसके हाथ के एक झटके से गहरे हरे रंग का एक कोहरा क्रोबेलिस के चारों ओर लिपट गया। यह कोहरा क्रोबेलिस का सबसे शक्तिशाली जहर था। हालांकि क्रोबेलिस दानव अधिपति के स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन जहर के आक्रमण के बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। अप्रत्याशित रूप से क्रोबेलिस उसे मारने पर आमादा था, इसलिए वह बच नहीं पाए। जहरीले कोहरे में लिपटी होने के कारण उसने अपनी पूरी ताकत से पगलियों की पीठ पर मुक्का मारा। पगलियो अपनी पूरी ताकत से घूमा, लेकिन बची हुई ताकत उसे अभी भी लगी थी। वह कराह उठा और उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। वह दूर से ही मुंह के बल गिरा और कुछ देर तक उठ नहीं सका। क्रोबेलिस के चेहरे पर गहरे हरे रंग की परत जम गई थी। उसके शरीर पर लगा क्रिस्टल जेड कवच जहर से चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़ा था। शुक्र है कि अंदर की छोटी कमीज उसके जहरीले शरीर के हिसाब से खास तौर पर बनाई गई थी, इसलिए उस पर जंग नहीं लगा था। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चलीं। उन्होंने अपने दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वे खुद को रोक नहीं पाईं। वे घुटनों पर हाथ रखकर हाँफने लगीं।
जहर अभी अभी उनके पूरे शरीर में फैलना शुरू हुआ था। पगलियो, चेन रुई आवाज़ सुनते ही दौड़कर वहां पहुंचा। उसने संयोग से ये दृश्य देखा था और वह जल्दी से जहरीले अजगर की मदद के लिए आगे बढ़ा। हे, मैं ठीक हूँ, बस कुछ हड्डियाँ टूट गई हैं। इस औरत को मैंने जहर दिया है। अगर वो एक दानव अधिपति भी है तो भी वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। मर जाओ, क्रोबेलस ने दांत पीसते हुए कहा। वह फिर सीधी हुई और पैग्लियो की ओर दौड़ी। पगलियो को अपने जहर की ताकत का पूरा अंदाजा था। जब उसने मिस एमरल्ड ड्रैगन को जहर फैलने की परवाह किए बिना बेतहाशा दौड़ते देखा तो वह हैरान रह गया। अरे नहीं, भागो, ये औरत पागल है, ये तो पूरी ताकत लगा रही है। बस करो, चेन रुई चिल्लाए। पन्ना ड्रैगन को इस समय जहर दिया गया है, उसकी जान को खतरा है। खैर, हम एक दूसरे को जानते हैं, मुझे इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही चेन रुई ने चार्ल्स की आवाज़ में चिल्लाया, क्रोबेलस हैरान रह गई। उसने अपना सिर उठाया और चेन रुई की तरफ देखा, लेकिन वह एक अनजान चेहरा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, पगलियो अचंभित रह गया। तुम जो भी हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्रोबेलस ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं केवल उस आदमी की जान चाहती हूँ। चेन रुई के बोलने से पहले पगलियो ने वास्तव में पहले कहा, छोटी बेटी। बेटी नहीं, बल्कि लिटिल बेटी। इस निजी उपाधि से क्रोबेलस चौंक गया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी। तुम जेकब? नहीं, तुम कौन हो? पगलियो ने अपना लबादा और नकाब उतार दिया। यह मैं हूँ। तुम्हें याद नहीं? तुम? असंभव। क्रोबेलस ने अविश्वसनीय नज़र से देखा। क्या तुम मारे नहीं गए? चेन रुई भी हक्का बक्का रह गया। क्या पगलियो ने यह नहीं कहा था कि वो क्रोबेलस को नहीं जानता? हालात देखकर तो लग रहा था कि दोनों बहुत करीब हैं। अब कौन सा ड्रामा चल रहा है? ठीक है, वुडेफुक, मुझे मत बताओ कि वे असल में कपल थे। पगलियो हैरान रह गया। क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? तुम क्यों कह रही हो कि मैं मारा गया हूँ? वैसे बेटी, तुम्हें क्रोबेलस क्यों कहा जाता है? मैंने हाल के वर्षों में सिर्फ क्रोबेलस नाम का इस्तेमाल किया है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ तुम ही मुझे लिटिल बेटी कह सकते हो? क्रोबेलस के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। पगलियो ने जो नाम पुकारा था उसे सोचकर उसे लगा कि उसके शरीर में जहर और भी गहरा हो गया है। उसे अचानक चक्कर आने लगा। नहीं, क्या तुम्हें 2000 साल पहले जहरीले अजगर पगलियो और परी अजगर जोला ने नहीं मारा था? तुम रानिएरी नहीं हो। तुम कौन हो? मैं रानिएरी तो बस मेरा छद्म नाम है। पगलियो को आखिरकार कुछ याद आया और वह असामान्य रूप से शर्मा गया। मैं पहले तुम्हें जहर से छुटकारा दिलाने में मदद करूंगा। साले, अब तक तो तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। उस समय तूने जो खजाने लूटे थे उनका क्या? क्या? बेशर्मी से परी ड्रैगन की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए? मेरा खजाना कहाँ है? ओह वह, छोटी बेटी, चलो पहले विश्राम करते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ओह, पता चला कि तुम झूठे हो। दोनों के बीच बातचीत सुनकर चेन रुई को आखिरकार कुछ तथाकथित शिकायतों की सच्चाई समझ आ गई। धिक्कार है, मैं तो यहाँ तक दौड़ा दौड़ा आया था। आखिरकार यही सबसे बड़ी गलतफहमी निकली। ये पता चला कि सब कुछ एक मूर्खतापूर्ण धोखाधड़ी है जो पगलियो ने अतीत में की थी। 2000 साल से भी ज्यादा पहले क्रोबेलस अभी भी एक मासूम लड़की थी जिसने विदेशी सामान लूटने के लिए ड्रैगन के अपराध के रास्ते पर कदम रखा था। जब उसने अपने करियर में पहला मुनाफा कमाया, जब उसने अपना पहला खजाना लूटा, तो उसकी मुलाकात एक धूर्त मृत बत्तख ड्रैगन से हुई। परिणामस्वरूप वह युवती, जिसने अभी अभी विपरीत लिंग में रुचि लेना शुरू किया था, किसी की शक्तिशाली ताकत और दिखावटी धन संपत्ति से आकर्षित हो गई। वह उस पर मोहित हो गई। दोनों में बहुत जल्दी ही घुल मिल जाने की आदत हो गई। उनके बीच एक अवैध और भावुक प्रेम संबंध था। सुश्री एमरल्ड ड्रैगन बेकाबू होकर गहरे और गहरे प्रेम में डूबती चली गई और उनका अंतिम बचाव विफल हो गया। उनका उस आदमी के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध था जो खुद को रानिएरी बताता था। उसने लूटा हुआ खजाना भी उसे सौंप दिया। जब रानिएरी उस समय उत्साहित था तो उसने एक बार कसम खाई थी कि वह उसे प्रपोज करने के लिए सबसे कीमती खजाना उपहार के रूप में लूट लेगा। नतीजतन आने वाले दिनों में लड़की हर दिन उस तथाकथित उपहार की उम्मीदों से भरी रहती थी। वह तुरंत उसके पास दौड़ी भी। इसके तुरंत बाद एक दिन अचानक रानिएरी गायब हो गई। जब वह लालसा से भरी लड़की उसे हर जगह ढूंढ रही थी, तभी खबर मिली कि रानिएरी को 2 दुश्मनों ने मार डाला है। यह उस लड़की के लिए एक अंधेरे से बाहर आने जैसा था जो मूर्खता से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। हालांकि दोनों दुश्मन दानव अधिपतियों के चरम पर थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और उनका ठिकाना अनिश्चित था। लड़की ने अपने प्रेमी का बदला लेने की कसम खाए, इसलिए उसने कठिन प्रशिक्षण और पैसा कमाने के साथ मानव ड्रैगन जीवन शुरू किया। चेन रुई ने ड्रैगन को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। इस आदमी ने तो सच में पैसे और सेक्स का धोखा दिया है। यहाँ तक कि इसने दुश्मन का नाम भी बलि का बकरा बना दिया। कितना बेशर्म है।
वह टूटी हड्डियों से पीड़ित होने का हकदार है। पगलियो ने बहुत कोशिश की और आखिरकार उसने क्रोबेलिस को सारा जहर छुड़ाने में मदद की। लेकिन क्रोधित सुश्री एमरल्ड ड्रैगन ने तुरंत ही एक तेज आभा और जानलेवा निगाहें फैला दी, मानो वह इस कृतघ्न नर प्राणी का चीर-फाड़ कर देगी। पगलियो जानता था कि वह गलत था, और तो और अब वह उससे कमज़ोर भी हो गया था, इसलिए वह सिर्फ माफ़ी मांगते हुए मुस्कुरा ही सकता था। चेनरुई मिस एमरल्ड ड्रैगन के मूड को पूरी तरह समझ गया था। उसने उस दुष्ट आदमी को टुकड़े टुकड़े करने में मिस एमरल्ड ड्रैगन का साथ भी दिया। हालांकि सहजीवी अनुबंध के तहत वह क्रोबेलिस को ड्रैगन के मांस के टुकड़े टुकड़े नहीं करने दे सकता था। हालांकि चूंकि यह मामला था क्रोबेलिस और पैग्लियो के बीच शुरुआती पति हत्या का बदला अब नहीं रहा। अगर वह उनके बीच की दुश्मनी सुलझा लेता तो वह सुश्री एमरल्ड ड्रैगन को भी अपने पक्ष में कर सकता था। राजधानी में जब हम साथ साथ रहते थे, क्रोबेलिस ड्रैगन्स की कुछ आम समस्याओं को सुलझाते हुए असल में रिश्तों को बहुत महत्व देती है। वह 2000 से भी ज्यादा सालों तक बलि का बकरा बने नीले ड्रैगन की पत्नी रही। उसने बदला लेने की कसम भी खाई थी। वह एक दोस्त बनने के लिए एक बहुत अच्छी उम्मीदवार है। छोड़ो भी, सहजीवी अनुबंध की खातिर और चार्ल्स की खातिर मैं इस बार उस कमीने ड्रैगन की मदद करूंगा। जैसे ही सुश्री एमरल्ड ड्रैगन हमला करने ही वाली थी, एक आवाज़ सुनाई दी, तो ये सुश्री बेटी हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी है। क्रोबेलिस ने बिना कुछ कहे चेनरुई की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी दुश्मनी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उसे उसकी जानी पहचानी आवाज़ पर थोड़ा शक था, लेकिन उसके इंसानी दोस्त को इसाबेला के साथ ही मर जाना चाहिए था। उसने अभी अभी उसकी बात गलत सुनी थी। मैं तुम्हारे बगल वाले इस कमीने का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। तुम वाकई एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली महिला हो। चेनरुई तारीफ से भर गया। सोचता ही रहता है। मिस एमरल्ड ड्रैगन ने ठंडी सांस ली। उसका जानलेवा इरादा फिर से पगलियों पर केंद्रित था। 2000 साल तक मैं भी इस झूठे के बारे में सोचती रही, पर अब यही सोच रही हूँ कि इसकी हड्डियाँ एक एक करके कैसे निकालूं। मिस बेटी, उसकी हड्डियाँ निकालने से पहले कृपया मेरी कहानी सुन लीजिए। चेनरुई ने अजगर की ओर देखा, जो असामान्य रूप से मदद की भीख मांग रहा था। क्या आपको पता नहीं चला कि उसकी शक्ति में कोई समस्या है? अगर वह 2000 साल पहले इतना शक्तिशाली होता तो क्या आप उसे इतनी बुरी तरह पीटते? क्रोबेलिस दंग रह गया। वह सही कह रहा है। अगर ये 2000 साल पहले की बात होती तो भले ही मैं दानव अधिपति तक पहुंच गया होता, इस आदमी को बस अपना हाथ हिलाने भर से मेरा प्रतिरोध पूरी तरह खत्म हो जाता। क्या ऐसा कुछ हुआ है? चेनरुई ने गहरी सांस ली। आखिरकार कुछ तैयारी के बाद उसने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध एक कहानी सुनाई। 2000 साल पहले एक आदमी, जो एक भयानक दुश्मन का सामना करने वाला था, अपनी प्रेमिका को खतरे में डालने से बचने के लिए बिना अलविदा कहे ही युद्ध की यात्रा पर निकल पड़ा। नतीजतन वह उस भयानक दुश्मन द्वारा 2000 सालों के लिए कैद कर लिया गया। उसे अभी अभी होश आया था और उसकी शक्ति दानव सम्राट के दायरे तक ही सीमित थी। दुर्भाग्य से वह इस दौरान अपनी प्रेमिका का पता नहीं लगा पाया। इस कहानी का वर्णन बहुत ही सजीवता से किया गया था। खासकर कुछ कथानक तो बिल्कुल किसी किताब से लिए गए थे। उसे सुनकर जहर के अजगर के भी रोंगटे खड़े हो गए। इस बीच क्रोबेलिस सचमुच भावुक हो गया। जहर के अजगर की ताकत और इतने सालों में खबरों की कमी के बारे में सोचकर उसका जानलेवा आभामंडल और भी कमजोर होता गया। आखिरकार उसकी आंखों में एक हल्का सा आंसू आ गया। रानियरी, नहीं पगलियो, तुम मुझे सच क्यों नहीं बताती? हम मिलकर किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। पगलियो ने सिर हिलाया। तुम्हारा जाना बेकार है। वह दुश्मन बहुत ताकतवर है। उसे तो कोई देवता ही होना चाहिए। उसने मुझे आसानी से बंद कर दिया और मुझे 2000 साल तक डार्क मून की नीली झील में सुला दिया। यह एक दुर्लभ सत्य था। चेनरुई ने देखा कि क्रोबेलिस भावुक हो गया था और उसने अचानक पगलियों की नाक की ओर इशारा किया। ये वही आदमी है। एक बार जब वह मर रहा था तब भी वह बेटी नाम पुकार रहा था। उसने मुझसे विनती की थी कि मैं उस महिला को ढूंढूं जिसके बारे में वह हमेशा से सोचता रहा है और उसे देर से मिले प्रस्ताव के उपहार के रूप में सबसे कीमती खजाना सौंप दूं। मैं प्रपोजल। पैग्लियो ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सबसे कीमती खजाना। क्रोबेलिस उस समय किसी कमीने द्वारा किए गए वादे के बारे में सोचकर शर्मा गई। उसकी आंखों में गहरी उत्सुकता झलक रही थी। शर्मिंदा मत हो। चेनरुई ने उदारता से पगलियों का कंधा थपथपाया। उसने इशारा करते हुए कहा, मिस बेटी 2000 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। और क्या कह सकती हो? पगलियो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने चेनरुई को देखा, फिर मुट्ठी भर रत्न निकाला। ये रत्न बिल्कुल साफ था और इसकी एक रहस्यमयी संरचना थी जो किसी जीव की आंखों जैसी थी। आप चाहे जिस तरफ देखें, ऐसा लगता था जैसे यह आपको देख रहा हो। इसके अलावा पुतलियां भी अपने आप जूम हो जाती थीं और इससे चमकती हुई तारों की रोशनी निकलती थी जिससे लोगों को मन की शांति का एहसास होता था।
स्टारडस्ट आए। पगलियो ने अचानक कहा, ये चीज़ 20,000 साल पहले लेविथान शाही परिवार का गुप्त खजाना था। यह जहर वाले ड्रैगन के सबसे प्रिय संग्रहों में से एक था। पिछली बार जब उसने चेन रुई के साथ खजाने का बंटवारा किया था तो उसने जानबूझकर इस रत्न को भी बांट लिया था। यह है स्टारडस्ट आए। मिस एमरल्ड ड्रैगन ने स्वाभाविक रूप से इस खजाने के बारे में पहले भी सुना होगा। उसकी आंखें लगभग चमकते हुए तारे थीं। पगलियो, मैंने तुम्हारी ईमानदारी को पूरी तरह से महसूस कर लिया है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। विषधर अजगर इतना अनिच्छुक था कि हताशा की स्थिति में उसने तुरंत ही कह दिया। क्रोबेलिस स्तब्ध रह गई, ये सोचकर कि उसने गलत सुना है। कुछ देर के लिए उसकी जानलेवा आभा चारों ओर फैलने लगी। चेन रुई के मन में मन ही मन इस अजगर को बांधकर जोला को प्रयोग के लिए देने की इच्छा हुई। क्या रानिएरी ने बेटी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह कंजूस था? जाहिर है वह तैयार नहीं है। चेन रुई ने जल्दी से कहा, क्योंकि यह उसकी पूरी ईमानदारी नहीं दर्शाता। वह मिस बेटी को सिर्फ यही तोहफा नहीं देना चाहता, बल्कि स्नो क्राउन नाम का एक और तोहफा भी देना चाहता है। बर्फ का मुकुट, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध खजाना है। ये दो उपहार बहुत कीमती हैं। क्रोबेलिस की आंखों में जो तीखापन अभी अभी उभरा था वह तुरंत कोमलता की लहरों में बदल गया। उसने पेगलियो का हाथ थामने की पहल की और उसने महसूस किया कि उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था, मानो वह उससे शादी के लिए राजी होने पर भावुक हो रहा हो। जैसा कि सभी जानते थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि एक खास ड्रैगन के दिल से खून टपक रहा था। एक और पसंदीदा खजाना। मानव की धमकी भरी निगाहें देखकर पगलियो समझ गया कि अगर वह असहमत हुआ तो शायद उसके सारे खजाने क्रोबेलिस को बेच दिए जाएंगे। जब मैंने अपना खजाना इस आदमी के टैलेंट स्पेस में रखा तो मुझे लगा कि अब कोई इसे चुरा नहीं पाएगा। इसे अचूक माना जाता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन भी आएगा। यदि कोई ड्रैगन अपना सारा खजाना खो दे और उसके पास कुछ भी ना हो और वह कंगाल हो जाए, तो बेहतर होगा कि वह आत्महत्या कर ले और संबंध तोड़ ले। वैसे लगता है ये लड़की मेरी पसंद पर बिल्कुल फिट बैठती है। मैंने तो उस समय उसके सारे खजाने लूट लिए थे, फिर भी वह अब भी तैयार है। इसके अलावा जब मैं गया तो मैं वास्तव में इस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा मुझे क्रिस्टल ड्रैगन और नीले ड्रैगन से निपटना पड़ा। फिर मैं वास्तव में सील कर दिया गया था। हालांकि इस लड़की को मेरी अनंत उपपत्नी योजनाओं में से एक के रूप में मुश्किल से माना जाता है। मैं इस मानव के घर पर दिखाने के लिए महिला ड्रैगन का एक समूह भी लाऊंगा। मैं इतनी जल्दी एक व्यक्ति के लिए कैसे प्रतिबद्ध हो सकता हूँ? वैसे भी मुझे उन दो पसंदीदा खजानों को वापस पाने के लिए धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा ड्रैगन तब नहीं लड़ता जब हालात उसके खिलाफ हों। बेहतर होगा कि मैं सहमत होने का नाटक करूं। हो सकता है पिछले 2000 वर्षों में लिटिल बेटी ने बहुत सारा धन बचाया हो। ड्रैगन की आंखें बार बार घूम रही थीं और उसने सुश्री एमरल्ड ड्रैगन का हाथ कसकर पकड़ लिया। चेन रुई ने आखिरकार राहत की सांस ली। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद पृथ्वी तत्व राजा का आना व्यर्थ होगा। चलो पगलियों को कुछ और हड्डियां तोड़ने दो, वो इसी का हकदार था।